हेलो दोस्तों, आज से हम नए सेशन का शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है डेली टेस्ट सीरीज। क्या नाम है? डेली टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन प्रति दिन शाम 7:30 बजे मिलेगा। दोस्तों, यह एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित होगा। आप लोग भारत के किसी भी जीएस आधारित एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों को यह सेशन बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। दोस्तों, तो चलते हैं आज की प्रथम क्वेश्चन पे। दोस्तों, आज की प्रथम क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। दोस्तों, तो सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत, दोस्तों, शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से। कहाँ से हुआ सब दोस्तों? तो मेरठ से शुरू हुआ था। बता दें कि मेरठ में एक छबनी का नाम था जिसका नाम था बिस्वी एनआई की छबनी के तहत शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। दोस्तों, बता दें कि 1857 की क्रांति भारत के विभिन्न क्षेत्रों से में प्रारंभ हुआ था और उसका नेतृत्वकर्ता अलग अलग थे। जैसे लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल थे। बरेली से कौन थे? तो बरेली से खान बहादुर खान थे। इलाहाबाद से कौन थे दोस्तों? लियाकत अली थे। उसी प्रकार फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। जगदीशपुर से कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। पटना से कौन थे? पीर अली थे। उसी प्रकार से दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज की इस प्रश्न में पूछ रहा है सुमेलित कीजिए 1 को और सूची 2 को। क्या करना है? सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। बताइए, लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से कौन नेतृत्व किए थे? तो बेगम हजरत महल। बरेली से कौन किए थे? तो कौन किए थे? तो आप लोग कहिएगा खान बहादुर खान। इलाहाबाद से कौन किए थे? तो लियाकत अली। फैजाबाद से कौन किए थे? मौलवी अहमदुल्ला। दोस्तों, बता दें कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ। उसी समय हमारे देश में गवर्नर जनरल का पद था। गवर्नर जनरल के पद पे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो पूछता है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामेस्ट्रन। कौन थे? पामेस्ट्रन। दोस्तों, बता दें कि 1857 के क्रांति के प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। बता दें कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से हुआ था। 34 एनआई के सैनिक मंगल पांडे थे, जिसके तहत दोस्तों मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाग को हत्या कर दिए और जिसके कारण 8 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी के सजा दिया गया। बता दें कि 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे जिनका नाम था मंगल पांडे। दोस्तों, चलते हैं आज की इस विस्तृत डिस्कशन देखते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। दोस्तों, चलते हैं आज की हम विस्तृत डिस्कशन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व किए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से इसलिए नेतृत्व किए थे, वो अपने पुत्र अल्पवयस्क पुत्र जिनका नाम था बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करना चाहते थे। दोस्तों, बता दें कि महक परी हम बेगम हजरत महल को ही बोलते हैं। इनका हम महक परी के नाम से प्रसिद्ध है। खान अब्दुल गफ्फार खां रुहेलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान अब्दुल गफ्फार खान ने बरेली में विद्रोह का झंडा बुलंद किए थे। दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला, इन्हें फैजाबाद में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिए थे। बता दें कि अंग्रेज के सबसे बड़े दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला थे। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने वाले को 50,000 रुपया इनाम देने के लिए बात कही थी। दोस्तों, चलते हैं आगे।
आगे चलते हैं दोस्तों। बता दें कि लियाकत अली इलाहाबाद से किए थे। कहाँ से? लियाकत अली इलाहाबाद से। दोस्तों विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को भी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। दोस्तों अगला है 1857 के विद्रोह में विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया है दोस्तों? तो बेंजामिन डिज़रायली। 1857 के क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बनारसी में। इनका समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में। मंगल पांडे ने कहाँ पहली गोली चलाई थी? तो बैरकपुर 24NI में। बता दें कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक की लेखक कौन है दोस्तों? तो BD सावरकर। चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि कैसे डिस्कशन कराया जाएगा। NCERT का डिस्कशन कराया जाएगा दोस्तों। उसके बाद विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आए गए प्रश्न का भी डिस्कशन कराया जाएगा दोस्तों, वन लाइनर टाइप का और कथन और निष्कर्ष का प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए ये वीडियो में और शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं आज की अगला क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 2 है। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सीरा हमेशा अशुद्ध रक्त को परिवहन करता है। यानी कि कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सीरा हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अगला कह रहा है कि पल्मोनरी सीरा फेफड़े से अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाता है। दोस्तों बता दें कि हमारे शरीर में परिवहन करने के लिए सीरा और धमनी है। क्या है? सीरा और धमनी है। बता दें कि दोस्तों सीरा होता है जो हमारे शरीर से ब्लड को लेके हृदय को देता है। किसको देता है? हृदय को देता है। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सीरा हमेशा अशुद्ध रक्त परिवहन करता है। तो दोस्तों बता दें कि सीरा हमेशा अशुद्ध रक्त को परिवहन नहीं करता है। बता दें कि एक पल्मोनरी सीरा होता है वो शुद्ध रक्त का भी परिवहन करता है दोस्तों। लेकिन आप लोग को हम बता दें कि सीरा होता है दोस्तों, सीरा वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अशुद्ध रक्त किसको बोलते हैं? जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन कथन 1 गलत है और कारण 2 सही है। पल्मोनरी सीरा अशुद्ध रक्त को हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाता है। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। विस्तृत डिस्कशन देखते हैं। विस्तृत डिस्कशन में कहता है कि सीरा का कार्य सामान्यतः होता है सीरा शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाता है। इसमें वाल होती है दोस्तों ताकि रक्त विपरीत दिशा में न बहे। अपवाद में पल्मोनरी सीरा है यानी कि फुसफुसी सीरा एकमात्र ऐसी सीरा है जो शुद्ध रक्त को वहन करती है। यह फेफड़े में ऑक्सीजन लेकर रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। धमनी भी आप लोग जानते हैं, धमनी का कार्य क्या होता है? तो धमनी का कार्य होता है दोस्तों हृदय से शुद्ध रक्त को लेके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। इसमें एक फुसफुसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को वाहन करता है दोस्तों, परिवहन करता है। विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए गए प्रश्न को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है BPSC में पूछा गया है कि रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन K। दोस्तों आगे जानते हैं कि मानव हृदय कि किस कक्ष में सबसे बड़ा ऑक्सीजन युक्त रहता है? तो बायां अलिंद में। रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फेगनोमीटर। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। लाल रक्त कणिका का कविस्तान किसे कहा जाता है? पिल्हा को, एस्पिलिन को। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया? प्रावधान एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में वर्णित है। दोस्तों जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। कहाँ से कहाँ तक? 36 से लेके 51 तक। भाग 4 में है।
भाग कितना में है, 4 में है दोस्तों। बता दें कि 36 से 51 तक, इसमें देखिए 14 है, 16 है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है, तो 39 और 39 के डी और एक 44 होगा। आप लोग जानते हैं कि 44 है समान नागरिक संहिता। क्या है? 44 समान नागरिक संहिता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 39 के डी कहता है दोस्तों कि समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रावधान करता है स्त्री और पुरुष के लिए। दोस्तों बता दें कि अनुच्छेद 14 और 16 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 14 कहता है भारत की नागरिक को समान अधिकार, मौलिक क्या कहता है? भारत के नागरिक को समान विधिक अधिकार और विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन की स्वतंत्रता। दोस्तों अनुच्छेद 39 के डी कहता है समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन। अनुच्छेद 44 कहता है दोस्तों, क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं इसका विस्तृत डिस्कशन करते हैं। दोस्तों कहता है अनुच्छेद 39 यह राज्य को निर्देशित करता है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। यह आर्थिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। पूछेगा आर्थिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 39 के डी नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 में है। यह भारतीय संविधान में आयरलैंड से प्रेरित किया गया है। दोस्तों बता दें कि नीति निर्देशक तत्व होता है यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, यानी कि हमारे नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जाके शरण नहीं ले सकते हैं, लेकिन शासन व्यवस्था चलाने के लिए ये आधारभूत है। दोस्तों रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हालांकि समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 14, 16 और 39 के डी संवैधानिक मान्यता देते हैं। बता दें कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में है और अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों चलते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। जानते हैं आप लोग कि पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। और अगला है दोस्तों, अगला है कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो 51 अनुच्छेद 51। शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 47। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 44। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद करता है? तो 39 के ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है। लोहे की एक सुई है वो पानी की सतह पर तैरती है। पानी का पृष्ठ तनाव सुई के भार को संतुलित कर देता है। इसी कारण क्या होता है? पानी की सतह पर लोहे की सुई तैरता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प ए। क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों चलते हैं विस्तृत इसका वर्णन करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है? पानी की सतह के अणु आपस में एक खिंचाव पैदा करता है जिससे सतह एक तनी हुई झिल्ली के तरह कार्य करती रहती है। यदि सुई को बहुत सावधानी से क्षैतिज रूप से पानी में रखा जाए तो वह पानी की सतह को भेद नहीं पाती है और पृष्ठ तनाव के कारण वह तैरने लगती है। दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद गोला होता है, गर्म सूप को अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है, कीड़े को पानी पर चलना भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। दोस्तों पूछता है कि वर्षा के बूंद गोला क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों पानी पर कीड़े क्यों चलता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। गर्म सूप अत्यधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों चलते हैं जान लेते हैं, इससे विभिन्न क्वेश्चन पूछा गया है। वो कहता है वर्षा के बूंद गोलाकार क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण।
कैसिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? पृष्ठ तनाव की परिघटना के कारण। शेविंग ब्रश को पानी से निकालने पर उसके बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों चलते हैं आगे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल दाब से कैसा होता है? अधिक होता है। दोस्तों अगला है कि पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर क्यों मर जाता है? पृष्ठ तनाव कम होने से वे पानी में डूब जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से कौन सम्मिलित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920, सबने आज्ञा आंदोलन वर्ष 1930, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1945। बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में हुआ था और सबने आज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था, न कि 45 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1942 में, अगस्त 1942 में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त वर्ष 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था। इसी मैदान में गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। तो पूछता है कि गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो के नारा दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। चंपारण सत्याग्रह गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह है। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर वे बिहार आए थे। जानते हैं दोस्तों वर्ष 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसी कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी से मुलाकात किए थे और न्योता दिए थे कि हमारे बिहार चंपारण आके नील किसानों की सहायता करे। दोस्तों अगले जानते हैं असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग और रेवलेक्ट एक्ट के विरोध में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में, पर वर्ष 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के कारण इसे वापस ले लिया गया। सबने आज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में, दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून के तोड़ने के लिए शुरुआत किया गया था। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों को पास कर दीजिए शेयर। और रोज़ शाम 7:30 बजे आप लोग को डेली डिस्कशन मिलेगा। तो दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए और दोस्तों को भी पार्टिसिपेट करवाइए। और इसमें देख रहे हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी का विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी बिहार में मद्य निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। 72वीं बीपीएससी का फॉर्म डलाने लगा है, उसका भी एग्ज़ाम होने वाला होगा। दोस्तों आप लोग को यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच जाए और जान सके कि डेली टेस्ट पेपर सीरीज शाम 7:30 बजे चालू हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उससे पहले विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए गए प्रश्न को हम चर्चा करते हैं। पूछा गया है कि करो और मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? वर्ष 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध किया गया था दोस्तों, और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय का लाठी से प्रहार किया गया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय को मृत्यु हो गया था। दोस्तों साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं दोस्तों, 7 सदस्य थे। उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सभी अंग्रेज था, जिसके कारण हम उसको श्वेत कमीशन भी कहते हैं। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो पंजाब में। डंडी मार्च कितने दिनों तक चला था दोस्तों? तो दोस्तों बता दें कि ये 24 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 24 दिन तक चला था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पेनियल ग्रंथि को तीसरा आँख भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये बात सही है कि मनुष्य के शरीर में पेनियल ग्रंथि को तीसरा आँख कहा जाता है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन करता है, जो शरीर की जैविक घड़ी
और नींद जगने की चक्र को नियंत्रित करता है। दोनों दोस्तों ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विस्तृत वर्णन करते हैं दोस्तों बायोलॉजी का वीडियो आप लोगों को 100 प्रश्न का क्वेश्चन कराया गया है, टिश्यू और किसका, टिश्यू और सेल का। तो आप लोग जाके हुए वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसके बाद 1857 के क्रांति से पूरे 100 प्रश्न कराया गया है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 100 प्रश्न कराया गया है दोस्तों। तो आप लोग जाके वीडियो पे चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों सभी एनसीईआरटी का है। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, जो नया ट्रेंड चल रहा है उस पर कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। 100 प्रश्न कथन निष्कर्ष पर है, सभी हाई लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग जाकर उसमें पार्टिसिपेट करके देखिए दोस्तों। चलते हैं इसका विस्तृत डिस्कशन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि यह मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटी ग्रंथि है, बहुत छोटी ग्रंथि है। प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर यह सक्रिय होते हैं। मेलाटोनिन अंधेरा होने पर यह हार्मोन अधिक निकलता है, जिससे हमें नींद आती है। इसे अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। जैविक घड़ी हमारे शरीर को बताती है कि कब सोना है और कब जगना है। बच्चों में यह ग्रंथि सबसे बड़ी होती है और उम्र बढ़ने पर यह उम्र बढ़ने के साथ सिकुड़ते जाते हैं और कम हो जाता है दोस्तों। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का भी देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो पिनियल। क्या है, पिनियल। जब विकल्प में पीयूष न हो तो हम क्या लगाएंगे, पिनियल। उसके बाद मेलाटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो नींद चक्र का नियंत्रण करना। जैविक घड़ी शरीर के किस अंग में उपस्थित होता है, तो हाइपोथैलेमस में। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो मस्तिष्क के आधार पर। लरो या उरो हार्मोन किसे कहते हैं, तो एंड्रोलिन के। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्रोह और उसका वर्ष। तो इसका मिलान करना है। संथाल विद्रोह कब हुआ था, मुंडा विद्रोह कब हुआ था, भील विद्रोह कब हुआ था, कुका विद्रोह कब हुआ था, आप लोग बताइए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में। कब हुआ था, सिद्धो और कन्हू के दोनों भाइयों ने 1855-56 में संथाल विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में किए थे। मुंडा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो 1899 से वर्ष 1900 में। किसने किए थे, बिरसा मुंडा। इसको हम उलगान विद्रोह भी कहते हैं दोस्तों। इसका संथाल विद्रोह 1855-56 में, मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 में। तो देखिए ए का बी ऑप्शन नंबर सी में और ए में है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए भील विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो 1817 से 1825 में हुआ था। तो देखिए तो इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसमें है ए नहीं, तो इसमें है ये नहीं, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं इसका विस्तृत डिस्कशन करते हैं दोस्तों। संथाल विद्रोह सिद्धो और कन्हू के नेतृत्व में बिहार झारखंड में हुआ था। इसमें आदिवासी को अंग्रेज और जमींदार के खिलाफ सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ, उसको हम उलगान विद्रोह भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को हम धरती आबा कहते हैं। भील विद्रोह यह महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था। इसका मुख्य कारण था कृषि संबंधी समस्या और ब्रिटिश का हस्तक्षेप। कुका विद्रोह पंजाब में भगत जवाहरमल और बाबा राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें धार्मिक सुधार और राजनीतिक विद्रोह का बदला गया। दोस्तों आगे चलते हैं, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू और कन्हू ने। चलते हैं अगले दोनों भाई है। अगला है कि उलगान विद्रोह किससे जुड़ा था, तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे। संथाल विद्रोह के बाद कौन सा जिला बनाया गया, तो संथाला परगाना। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बंगाल में। किसके द्वारा चालू किया गया था, तो करम शाह के द्वारा। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों बताइए आप लोग कि कैसा आप लोग को क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी कंटेंट कैसा लग रहा है बताइए।
कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जब संसद सत्र में न चल रहा हो? जानते हैं कि अनुच्छेद 108 क्या कहता है? तो संयुक्त अधिवेशन, क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन। जब किसी विधेयक पर संसद में मतभेद हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा में, तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 में। जानते हैं कि दोस्तों 110 में क्या है? धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक है। 123 में क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 123 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जानते हैं कि 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है जब विधानसभा सत्र में न होता है। चलते हैं इसका विस्तृत वर्णन करते हैं और विस्तृत डिस्कशन करते हैं दोस्तों एनसीईआरटी और एससीईआरटी के तथ्य के साथ। जानते हैं दोस्तों 123 यदि संसद कोई एक सदन या दोनों सत्र में न हो तो राष्ट्रपति को लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसकी शक्ति संसद के कानून के बराबर होता है। दोस्तों बता दें कि समय सीमा क्या है? संसद के सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित करना अनिवार्य होता है, अन्यथा समाप्त हो जाता है। राज्यपाल की शक्ति, राज्य में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 देता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। दोस्तों चलते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को चर्चा करते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 महीना प्लस 6 सप्ताह। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के दोनों सत्र के बीच अधिकतम कितनी समय अंतराल होना चाहिए? तो 6 माह। क्या अध्यादेश न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो हाँ। अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो हाँ, किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि मिराज या मृगमरीचिका की घटना रेगिस्तान में गर्मी के दिन देखने को दिखाई देता है। दोस्तों ये सही बात है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ये भी सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इस कारण इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं विस्तृत डिस्कशन करते हैं। दोस्तों जानते हैं कि रेगिस्तान में रेत बहुत गर्म हो जाती है जिससे उसके संपर्क वाली हवा की परतें विरल हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा ठंडी और सघन होती जाती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जब किसी ऊंची वस्तु जैसे पेड़ से प्रकाश की किरणें सघन से विरल परत की ओर जाती है तो आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाती है और तो किरण मुड़कर वापस ऊपर चली जाती है। इसे प्रत्यक्ष में जमीन पर पानी होने और वस्तु का उल्टा प्रतीत दिखाई देता है। उदाहरण पूछेगा हीरे का चमकना क्या है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य किस पर करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जान लेते हैं। दोस्तों पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। हीरे की चमकने का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च अपवर्तनांक और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है? तो 2 टाइम्स × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टूटे हुए कांच का हिस्सा अधिक चमकता है, क्यों? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा युग्मक सही नहीं है? बैरोमीटर क्या मापता है? बताइए आप लोग। वायुमंडल दाब, ये तो सही है। बैरोमीटर वायुमंडल दाब मापता है। एनीमोमीटर क्या मापता है? वायु की गति। पैरोमीटर क्या मापता है? उच्च ताप। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? जल की घनत्व नहीं। हाइग्रोमीटर जल की घनत्व नहीं मापता है, हाइड्रोमीटर मापता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। हाइग्रोमीटर होता है वो वायु की सापेक्ष आर्द्रता मापता है। क्या मापता है?
आधारिता मापता है। सापेक्ष आधारिता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जल के घनत्व मापा जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल की सापेक्ष आधारिता मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव की सापेक्ष घनत्व मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर, यदि बैरोमीटर का पठ्यांक अचानक गिर जाता है तो तूफान आने का संकेत होता है। दोस्तों बैरोमीटर यह दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापने के लिए काम करता है। दोस्तों चलते हैं आगे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्या क्या बना हुआ है। आधारिता किस उपकरण में मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। दूध का सापेक्ष घनत्व किससे मापा जाता है? लेक्टोमीटर। समुद्र की गहराई किसमें मापा जाता है? फॉदोमीटर। और भूकंप की तीव्रता किस स्केल में मापा जाता है? रिएक्टर स्केल में। सोनार का उपयोग मुख्य रूप से कौन करता है? नौ संचालक करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों मिलान कीजिए विदेशी यात्रा और उसके यात्री और उसके शासनकाल में किसके शासनकाल में आए थे उसके। जानते हैं आप लोग कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। हुयन सिंह किसके शासनकाल में आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। फरयान किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इबान बतूता किसके शासनकाल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा सी और दू का हो जाएगा कितना? दू का कितना हो जाएगा? फरयान। फरयान किसके शासनकाल में आए थे? तो आप लोग कहिएगा डी। क्या हो जाएगा? डी चंद्रगुप्त द्वितीय के। हुएनसांग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। इबान बतूता किसके शासनकाल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। सी डी ए बी ऑप्शन में देखिए। सी डी ए बी ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं आगे। कहता है दोस्तों कि मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर आया था। इनका पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या नाम है? इंडिका नाम है। यह पाटलिपुत्रा की प्रशासन के विस्तृत वर्णन किए हैं। फरयान यह प्रथम अंग्रेज यात्री थे जो गुप्त काल में आए थे। इन्होंने तत्कालीन भारत की धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। वेनसांग इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे और यू इनकी ग्रंथ है। बता दें कि इबान बतूता यह मोरक्को के यात्री थे। इनके पुस्तक के नाम रेहला है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली की काजी नियुक्ति किया था। चलते हैं अगले। जानते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न के बारे में। पूछा गया है कि इबान बतूता किस देश के निवासी थे? तो मोरक्को के। वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। बोल रहा है कि चीनी यात्री फरयान किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके शासनकाल के भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल के। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर में वृक्क यानी कि किडनी रक्त को छानने और अवशिष्ट पदार्थ को अलग करने का मुख्य अंग है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दोनों सही है और AR की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले विस्तृत डिस्कशन करते हैं। जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 वृक्क होते हैं। कितने वृक्क होते हैं? 2 होते हैं। प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त को छानता है। नेफ्रॉन रक्त से यूरिक एसिड अतिरिक्त लवण को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। पुनः अवशोषण नेफ्रॉन न केवल छानता है बिल्कुल ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे जरूरी तत्वों को वापस रक्त में सोख भी लेता है। डायलाइसिस जब वृक्क काम करना बंद कर देता है तो कृत्रिम मशीन द्वारा रक्त की सफाई की जाती है। इसे अपोहन या डायलाइसिस कहते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे जान लेते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को। पूछा गया है कि वृक्क से प्रति मिनट और
औसत रक्त का परिवहन होता है? तो 1200 सीसी। वृक्क की पथरी मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम का कारण, यूरोक्रोम के कारण। डायलिसिस का उपयोग किस अंग के उपचार में होता है? वृक्क के। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। छानने के काम करता है। दोस्तों बायोलॉजी का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए दोस्तों, उसमें 100 प्रश्न कराया गया है, वो भी एनसीईआरटी का है दोस्तों, विस्तृत वर्णन के साथ। इसी तरह का वो भी कराया गया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन है, जानते हैं 100 क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन में हम कितने देते हैं? 5 देते हैं, उसमें 10 दिए हुए हैं। 10 दिए हुए हैं तो एक क्वेश्चन में 10 दिए, यानी कि 100 क्वेश्चन में 1000 प्रश्न 2 घंटा में कराए हुए हैं दोस्तों। आप लोग जाके उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? जानते हैं कि पंचायत का गठन नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद आर्टिकल 40 में है। कब है, कहाँ है? आर्टिकल 40 में है। जानते हैं 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और दोस्तों बता दें कि पंचायतों के 29 विषय दिया गया है काम करने के लिए। तो दोस्तों बता दें कि 243 के डी में होता है। 243 में डी में है पंचायतों में महिला का आरक्षण। बी में है सभा, क्या करना है? पंचायतों की सभा। और अगला ऑप्शन जान लेते हैं, आई में है पंचायतों के क्या? वित्तीय संपत्ति, वित्त। और जी में है शक्ति, पंचायत की शक्ति जी में है दोस्तों। चलते हैं विस्तृत डिस्कशन देख लेते हैं। दोस्तों जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई। दोस्तों इसी के तहत पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 243 के जी में पंचायतों की आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए 29 विषय दिया गया है। 243 के डी में पंचायतों में आरक्षण महिलाओं और SC/ST को दिया गया है। 243 के आई वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, जान लेते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय की उल्लेख किया गया है? तो 29 विषय का। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का राज्य व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। नगर पालिका से संबंधित कौन सा संवैधानिक संशोधन है? 74वें संविधान संशोधन। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 21 वर्ष। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल दाब कम हो जाता है, जिससे जल का क्वथनांक घट जाता है। इसी के कारण पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों कहता है क्वथनांक और दाब। सामान्य दाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पहाड़ों पर कम दाब होने के कारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले जैसे 90 डिग्री पर ही उबल जाता है। परिमाण, पानी उबलने तो लगता है लेकिन उसका ताप इतना नहीं होता है कि वह भोजन को जल्दी पका सके, इसलिए समय अधिक लग जाता है। प्रेशर कुकर, इसके अंदर वाष्प का दाब बढ़ाया जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। दोस्तों विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए गए प्रश्न के बारे में देखते हैं। प्रेशर कुकर कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? उच्च दाब के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। फाउंटेन पेन से स्याही ऊंचाई पर क्यों रिसने लगता है? वायुमंडल दाब कम होने के कारण। वायुमंडल दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है?
4 डिग्री सेल्सियस पर। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने के कारण है वायुमंडल दाब में कमी होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेशन कैसे लग रहा है दोस्तों आप लोगों को? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप 50 में से कितने प्रश्न को सही किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे वर्ष 1828 में। अगला है दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। सही बात है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु के नाम पर किए थे। महादेव गोविंद रानडे थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। गलत बात। मैडम HP ब्लास्टिक ने इसको क्या किए थे? इसका गठन किए थे। चलते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं विस्तृत डिस्कशन पे। जानते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लास्टेकी ने किया है और HS अलकंट ने किया है। इसका मुख्यालय आरडीआर मद्रास में था। चलते हैं आगे। महादेव गोविंद रानडे, इसे महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ये प्रार्थना समाज और पुणे में सार्वजनिक सभा की से जुड़े थे। अगला है दोस्तों कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? जनक कहा जाता है वर्ष 1928 में ब्रह्मा समाज की स्थापना और सती प्रथा के अंत का मुख्य भूमिका निभाया, जिसके कारण आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दयानंद सरस्वती, इन्हें वेदों की ओर लौटे नारा दिया और सत्य प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किए। चलते हैं आगे। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है सत्य प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ? 1897। शिकागो धर्म संसद 1893 में किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत की प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? हेनरी विलियम डिरोजियो के। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि जब लाल प्रकाश में हरे रंग के पत्ते को देखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है। हरे रंग की वस्तु केवल हरे प्रकाश को परावर्तित करता है, अन्य सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। बता दें कि दोस्तों AR दोनों सही है और AR की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं दोस्तों। वस्तु के रंग का सिद्धांत। कोई भी अपारदर्शित वस्तु उसी रंग को दिखाई देती है जिस रंग के वह परावर्तित करता है। यदि कोई वस्तु सभी रंगों को सोख लेता है तो वह काली दिखाई देती है, और यदि वह सभी रंग को परावर्तित कर देती है तो वह सफ़ेद दिखाई देती है। दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं रंगों का मिश्रण। जब हरा पत्ता लाल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि उसके परावर्तित करने के लिए हरा प्रकाश मौजूद नहीं होता है, फलस्वरूप पत्ता काला दिखाई देता है। प्राथमिक रंग किसको कहते हैं? RGB लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। इसी के मेल से अन्य रंग का निर्माण होता है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश के 7 रंग को अलग करने का तरीका क्या है? प्रिज्म से गुजार कर किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। सूर्य की प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसकी खोज किसने किया है? न्यूटन ने किया है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, नीला और हरा। खतरे का सिग्नल किसका कह रहा है कि खतरे का सिग्नल लाल क्यों बनाया जाता है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों संस्था और संगठन और उसका मुख्यालय का स्थान मिलाना है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था दोस्तों? तो सैन फ्रांसिस्को में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना कहाँ किया गया था? टोक्यो में। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ किया गया था? बर्लिन में। इंडियन होम रूलिंग का स्थापना कहाँ किया गया था? लंदन में। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में लाल हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किए थे। इनका उद्देश्य था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना। होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1905 में श्याम जी
कृष्ण बर्मन ने लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस की स्थापना और द इंडियन सोशलिस्ट की पत्रिका निकाली थी। आज़ाद हिंद फौज इसकी पहली इकाई की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, लेकिन इसे वास्तविक मजबूती सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया। बर्लिन कमेटी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य किए थे। विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका किससे है? मनसुख लाल नजर, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित। कामागाटामारू क्या है? तो एक जापानी जलपोत है। फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया है? तरकनाथ दास। करजन वैली की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा लंदन में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसे, जिसे दल बदल विरोध कानून कहा जाता है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जुड़ा गया है? तो ये जुड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1985 में राजीव गांधी की सरकार में जुड़ा गया है। दोस्तों दल बदल का नियम क्या है? यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। या अपवाद, यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ अलग होकर नई पार्टी में जाते हैं या दूसरी पार्टी में मिल जाती है तो इसे बदलाव नहीं माना जाता है। 51वां संविधान संशोधन के द्वारा अंतिम निर्णय दल बदल के आधार पर अयोग्यता का अंतिम निर्णय संसद के अध्यक्ष करते हैं। चलते हैं आगे जान लेते हैं कि किस संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोध कानून से। किस संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 61 वर्ष की घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन। शिक्षा को किस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची में डाला गया है? तो संवर्ती अनुसूची में डाला गया है। तो 42वें संविधान संशोधन। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान को पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य के पाचन तंत्र में छोटी आंत भोजन का पूर्ण पाचन होता है। सही बात है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में यकृत से पित्तरस तथा अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलकर मिलता है। इसी के कारण छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। तो इसका ए आर दोनों सही है। चलते हैं जानते हैं कि पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू हो जाता है और पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होकर छोटी आंत में पूरी होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होता है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होता है। छोटी आंत में बिली, छोटी आंत की दीवार पर उंगली जैसी संरचना होता है जो पचे हुए भोजन को अवशोषण करता है। ग्रंथि का योगदान यकृत से आने वाले पित्तरस का वसा का पायसीकरण करता है और अग्नाशय रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को पूरी तरह से तोड़ता है। चलते हैं आगे जानते हैं क्या है। कह रहा है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का। लार किसके पाचन करता है? स्टार्च का। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। दूध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन सा है? रेनिन। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। बता दें कि दोस्तों मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है जिसमें से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार को स्रावन होता है। 99% लार में जल होता है और शेष जो बच गया 1% उसमें क्या होता है? तो उसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है। दोस्तों इसका चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही नहीं है? हंसने वाले गैस को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, सूक्ष्म बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, खाने वाले सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये गलत है, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे दोस्तों। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोबन सोडा का क्या रासायनिक नाम होता है? सोडियम कार्बोनेट। नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में एंथेसिया के रूप में होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सीधे गैस से ठोस के रूप में और ठोस से सीधे गैस के रूप में बदल जाता है, गीली नहीं होती है। चलते हैं आगे।
कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू H2O। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है जबकि अंतरिक्ष यात्रियों को यह काला दिखाई देता है। पृथ्वी में वायुमंडल में धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जबकि अंतरिक्ष में वायुमंडल का अभाव होता है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है जबकि अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। कहता है कि प्रकीर्णन के नियम के द्वारा रिले के अनुसार कम तरंग ध्वज जैसे नीला और बैंगनी वाले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वह नीले प्रकाश को चारों ओर फैला देता है और आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष की स्थिति, अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ सब कुछ काला दिखाई देता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य की किरण अधिक दूरी तय करता है, जिससे नीली पूरी तरह से बिखर जाता है और केवल लाल दिखाई देता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। दोस्तों आगे जानते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को। कहता है कि प्रकाश का किस रंग के द्वारा निर्धारित, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो तरंग ध्वज के द्वारा। गहरे समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा। इंद्रधनुष के मध्य कौन सा भाग होता है? हरा भाग होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मोटर कार में हेडलाइट का किसका उपयोग करते हैं? परवलयाकार अवतल का उपयोग करते हैं। दोस्तों भाग 1 भाग को मिलाना है, कौन सा भाग किससे संबंधित है? भाग 2 बताइए किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व से। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। दोस्तों भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन से लिया गया है। भाग 13 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार है जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह अमेरिका से प्रेरित है। भाग 14 अनुच्छेद 36 से 51 यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इसको आयरलैंड से प्रेरित है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया है। चलते हैं आगे। पूछा गया है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग को मौलिक कर्तव्य को रखा गया है? तो भाग 4 के ए में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21 के ए में। आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में। संवैधानिक संशोधन का संबंध किस भाग में है? भाग 20 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। मूल कितने भाग थे? तो सॉरी दोस्तों 25 भाग है वर्तमान में और मूल कितना था? तो 22 था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना का पुनर्गठन करने के लिए किस आयोग का गठन किया था? बताइए। इससे पीछे हम 1857 की क्रांति पढ़ाए हैं, उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे, तो इसका पक्का जवाब दे दीजिएगा। क्या होगा इसका? तो आप लोग कहिएगा पील आयोग। क्या होगा? पील आयोग। चलते हैं आगे। दोस्तों पील आयोग 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम करना होगा। पील आयोग की सिफारिश पर यूरोपीय सैनिक की संख्या बढ़ाई गई और बंगाल में अनुपात 1:2 हो गया। फूट डालो और राज करो। सेना में भर्ती अब जाति और संप्रदाय के आधार पर होने लगी। रेजिमेंट को इस तरह बनाया गया जिसमें राष्ट्रीयता का भाव न पनपे। हंटर आयोग 1882 में यह शिक्षा से संबंधित है। स्ट्रेची आयोग अकाल से संबंधित है। चलते हैं आगे। जानते हैं कि 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामेस्टन थे। चलते हैं आगे। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था?
तो हीरोज। 1857 नामक सरकारी इतिहास की पुस्तक किसने लिखा है? तो एसएन सेन, एसएन सेन। चलते हैं आगे। कहता है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने में सहायता होता है, जो यकृत में संचित हो जाता है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है? रक्त में शुगर का मात्रा बढ़ जाता है। दोनों सही है और यार की सही व्याख्या भी करता है। ग्लाइकोजेनेसिस इंसुलिन रक्त में मौजूद अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर और मांसपेशियों में जमा कर देता है। डायबिटीज, जब अग्नाशय प्राप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है तो ग्लूकोज रक्त में नहीं बनता है और जिसे मधुमेह रोग कहा जाते हैं। ग्लाइकोगन, यह इंसुलिन का उल्टा कार्य करता है और जरूरी पड़ने पर यह ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में वापस तोड़ देता है। दोस्तों आगे हम जानते हैं कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। एक प्रकार का इंसुलिन हार्मोन है जो प्रोटीन का बना होता है। लैंगरहंस द्विपादिका कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि है जिसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? अग्नाशय। शरीर में शुगर की स्तर को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन नियंत्रित करता है। दोस्तों इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? फ्रेडरिक बेटिंग को। चलते हैं आगे। कह रहा है दोस्तों इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। हीटर का कुंडली नाइक्रोन का बना होता है। फ्यूज का तार किससे बना होता है? तांबा और टीन से बना होता है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि फ्यूज का तार सीसा और टीन का बना होता है। मिश्रित धातु से बना होता है। इसकी विशेषता यह है कि गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध ऊंचे होता है। यह शॉर्ट सर्किट के समय तुरंत पिघल जाता है। टंगस्टन, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता है और प्रकाश देता है। सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग बादल को सीडिंग कर कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। नाइक्रोन, यह निकेल और क्रोमियम की मिश्रित धातु है। इसका उपयोग ऊष्मीय उपकरण जैसे हीटर प्रेस में किया जाता है। पित्तल किन धातुओं के मिश्रित धातु है? तांबा और जस्ता का है। पित्तल, पिताजी से याद रख लीजिएगा। मतदाता के समय उंगलियों पर लगाए जाने वाली स्याही क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? ब्रेनियम के कारण। पेंसिल में लीड में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइटा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम को कहा जाता है। कह रहा है कि मनुष्य के कान के अंदर स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सही बात है। यह हड्डी ध्वनि को कंपन कर आंतरिक कानों तक पहुंचाने में मदद करती है। यह भी सही है। इसका काम, स्टेपिस का काम यही होता है कि ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके आंतरिक कानों तक पहुंचाना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? तो फीमर होता है। दोस्तों मध्य कान में 3 हड्डी होते हैं। कितने हड्डी होता है? 3 हड्डी होता है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी और हल्की होती है। ये हड्डी का कार्य एक लीवर की तरह कार्य करता है और ध्वनि कंपन को लगभग 20 गुना बढ़ाकर आंतरिक कानों को भेजती है। फीमर इसके विपरीत है, जांघ की हड्डी है। फीमर शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206, नवजात में 300। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? हड्डी का। हड्डी से हड्डी के जोड़ने को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? 22। चेहरा में 14। आप लोग बायोलॉजी का क्लास ऊतक और सेल डाला गया है, उसको देख लीजिएगा। ये सब पॉइंट उसमें क्लियर किया गया है। दोस्तों दिवस और महत्वपूर्ण तिथि और दिवस को मिलाना है। पर्यावरण दिवस कब होता है दोस्तों? तो 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब होता है दोस्तों? गलती बोल दिए का, फिर से देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? तो आप लोग कहिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। विश्व जल दिवस कब होता है? 22 मार्च को होता है। पृथ्वी दिवस कब होता है दोस्तों? तो 22 अप्रैल का होता है। ओजोन दिवस कब होता है? 14 सितंबर को होता है।
5 जून को पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 22 मार्च और 22 अप्रैल याद रखने, पहले जल होता है, जल 22 मार्च को, फिर पृथ्वी होता है 22 अप्रैल को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों को कम करने के लिए होता है। दोस्तों चलते हैं आगे, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न वो जानते हैं। पूछा गया है कि विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किसके याद में मनाया जाता है? CV रमन को याद में। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को जल दिवस के दिन ही मनाया जाता है। दोस्तों पीछे हम इस क्वेश्चन को कराए हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होता है? तो अनुच्छेद 108। धन विद्या की परिभाषा 110। 112 वित्त विधेयक। 123 अध्यादेश। दोस्तों कहता है बुलाने की शक्ति, जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करता है, इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। बता दें कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। अनुच्छेद 112 में बजट है, वार्षिक विवरण वित्तीय विवरण है। दोस्तों चलते हैं आगे प्रश्न पर। अगला है कि अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुका है? तो 3 बार। दहेज निरोधक पर, बैंक पर और पोटा पर। क्या राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। संसद के ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? JB मलवांकर। चलते हैं आगे। कह रहा है दोस्तों तांबे के बर्तन पर कुछ समय बाद हरे रंग की परत जम जाती है। यह परत कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण बन जाता है और हरा दिखाई देता है। दोनों सही है। AR की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलते हैं आगे। दोस्तों कह रहा है कि जब तांबा नम्र वायु यानी ऑक्सीजन, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे अभिक्रिया करने लगता है और तांबा संरक्षित हो जाता है। सफाई हरे रंग की परत को हटाने पर के लिए नींबू और इमली के रस यानी कि अम्ल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्षारीय परत को उदासीन कर देता है। चांदी का काला होना, चांदी हवा में मौजूद सल्फर से प्रक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बना देता है। जानते हैं कि लोहे में जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार बढ़ जाता है। गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर किसकी परत चढ़ाया जाता है? जस्ता के। तांबे और टिन के मिश्रण को कौन सा मिश्रित धातु बनाया जाता है? कांसा। सबसे अधिक आघातवार निर्माता कौन है? सोना। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। दोस्तों राजा राम मोहन राय कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, एनी बेसेंट ये गलत है, होम रूलिंग है, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। जानते हैं कि एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। वर्ष 1916 में होम रूलिंग आंदोलन की स्थापना किया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। चलते हैं आगे। ज्योतिबा फुले वर्ष 1973 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया और गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना राज्य मोहन राय ने कलकत्ता में किए थे, राजा राम मोहन राय ने, जो बाद में ब्रह्मा समाज बन गया। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में AU में स्थिति हो गया। चलते हैं आगे। है दोस्तों गुलामगिरी किसकी लेखक है? ज्योतिबा फुले। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि अकबर द्वितीय। ब्रह्मा समाज का मुख्य सिद्धांत क्या था? एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर को पूजा करो।
कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकता है। ध्वनि को तरंगों को संचार करने के लिए भौतिक के माध्यम से ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में निर्वात है। सभी दोनों सही है दोस्तों। क्या है? दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। चलते हैं आगे। जानते हैं कि ध्वनि तरंगों अनुदैर्ध्य तरंग यांत्रिक तरंगे है जो माध्यम के कंपन के साथ आगे बढ़ता है। दोस्तों ध्वनि निर्वात में, चूँकि निर्वात में कोई कण नहीं होता इसलिए ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है। और अंतरिक्ष यात्री बात करने के लिए रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद सबसे कम गैस में होता है। दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? तो ठोस में होता है, स्थाप या ठोस में होता है। डेसिबल का प्रयोग किसके मापने प्रयोग किए जाते हैं? तो ध्वनि के प्रयोग किया जाता है। ध्वनि कहता है हवा में ध्वनि की चाल सामान्य ताप पर कितनी होती है? 332 मिलीमीटर। सोनार किस तरंगों का उपयोग होता है? पराश्रय तरंगों के स्पेक्ट्रोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर। चलते हैं आगे। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन गलत है। चलते हैं आगे। डिस्कशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 यह स्पष्ट करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति का प्रमुख और सर्वोच्च सेनाधिकारी होगा। राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में है। 72 में राष्ट्रपति के मृत्युदंड है। अनुच्छेद 110 में है कोई धन विधेयक के परिभाषा है। चलते हैं आगे। भारत की प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1950 से वर्ष 1962 तक सबसे लंबा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? संसद और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजय रेड्डी थे। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलते हैं आगे। 1905 में बनारस अधिवेशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जिन्हें स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं आगे। जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसी में बंगाल विभाजन की कड़ी आलोचना किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। नरम दल गोखले कांग्रेस के उदारवादी यानी कि नरम दल धारे के थे, प्रमुख नेता थे। चलते हैं आगे। कह रहा है कि गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में किया था। गांधी जी ने के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? वर्ष 1911 में। गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव किसने चालू किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। शेर पंजाब किसे कहा जाता है? लाजपत राय को। चलते हैं आगे। कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य के पाचन लार में मौजूद एंजाइम द्वारा भोजन को पचाने में मदद करता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को मल्टोज में बदलता है। सही है दोस्तों। जानते हैं कि मानव के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है। लार प्रकृति में क्षारीय होता है, 99% जल होता है और 1% में सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन होता है। दोस्तों बता दें कि लार में 2 एंजाइम होता है। एक होता है टाइलिन एंजाइम, दूसरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम या टाइलिन एंजाइम होता है से स्टार्च को किसमें डेक्स्ट्रॉन और माल्टोज में बदलता है। लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया सूक्ष्मदर्शी जो भोजन के द्वारा आया है उसको मारता है। दोस्तों तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। जानते हैं दोस्तों कि पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू हो जाता है। लार ग्रंथि प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर स्रावित होता है। लाइसोजाइम लार में लाइसोजाइम भी कहते हैं जो भोजन में आए सूक्ष्म जीवो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। पीएच मान लार का होता है 6.8 जो अम्लीय है। बता दें कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायता करता है लार। मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन पाया जाने वाला तत्व है। उसके बाद पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। किस अंग के द्वारा पित्त का निर्माण होता है? यकृत के द्वारा। करवाहट के लिए जीभ में कौन सा हिस्सा संवेदनशील है?
पिछला हिस्सा कौन सुमिलित नहीं है? कांसा, तांबा और टीन है। पिताजी, पिताजी मतलब तांबा और जस्ता। जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक और निकेल। स्टेनलेस स्टील, ये गलत है क्योंकि लोहा क्रोमियम निकेल होता है। चलते हैं आगे। स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है, निकेल होता है, क्रोमियम का मिश्रण होता है। इनमें कार्बन भी मिलाया जाता है ताकि कठोर हो जाए, इसमें जंग नहीं लगता है। जर्मन सिल्वर में चांदी 0% होता है। इसका नाम सिर्फ चांदी इसलिए चांदी की तरह दिखाई देता है। मिश्रित धातु के गुणों को सुधारण के लिए इसमें मिलाया जाता है। पित्तल किसके मिश्रण होता है? तो जस्ता और कॉपर का। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूरालुमीन को। चलते हैं, ड्यूरामिलीन एल्युमिनियम के मिश्रित धातु है। टांका किसका मिश्रित धातु है? सीसा और टीन का। लोहे में जंग मुक्त बनाने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग होता है? क्रोमियम। और कठोर बनाने के लिए किसका? कार्बन का। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में यकृत जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। यकृत को, सही बात है। यकृत विषैले पदार्थ को निष्पादित करके रक्त शर्करा को नियंत्रित करने एवं और पित्त का निर्माण करता है और 50 से अधिक कार्य करता है, 500 से अधिक कार्य करता है। दोनों सही है दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ए आर दोनों सही है, मिला दीजिए। चलते हैं आगे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 kg होता है। पुनर्जनन यानी कि यकृत शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें पुनः उद्भव का अद्भुत गुण होता है। इसकी कुल हिस्सा काट दिया जाए तो फिर भी बढ़ जाएगा। भंडारण, इसमें विटामिन ए, डी, बी के साथ साथ लोहे और तांबे भी होता है। दोस्तों जानते हैं आगे कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। जामा कहाँ होता है? पित्ताशय में। हेपेटाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। अमोनिया को यूरिया में बदलता है कौन? यकृत। मानव का थर्मोस्टेट यानी कि ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। कूपर कोशिका कहाँ होता है? यकृत में। दोस्तों मिलान कीजिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? वर्ष 1918, मार्च 1918 में हुआ था। एक का ये। खेरा जून 1918, खिलाफत 1919, चौरा चौरी वर्ष 1922। चलिए इसका हो जाएगा ABC, मिलाइए ABC, ए होगा। चलते हैं आगे। कह रहा है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल, गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग यहीं किया था, अहमदाबाद में। बता दें कि प्लेग बोनस को लेकर खेरा सत्याग्रह, फसल नष्ट होने के बावजूद लगान वसूली के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। ये भारत का प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन माना जाता है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के गोरखपुर में। इस कांड के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वह हिंसा को सख्त खिलाफ थे। गांधी के साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1916-15 में हुआ है। गांधी ने महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर चंपारण के द्वारा दिया थे। यंग इंडिया हरिजन का संपादक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 मार्च 1915 को। 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरे में, केवल वर्ष 1931 ईस्वी में। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वितरण का आम भाषा में बजट कहा जाता है? अनुच्छेद 112 में। इनमें धन विधेयक का परिभाषा है। चलते हैं आगे। बजट शब्द संविधान में कहीं बजट का प्रयोग नहीं किया है। इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट हमेशा राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 280 में यह वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। 360 राष्ट्रीय वित्तीय आपात से संबंधित है, जो भारत में अब तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। दोस्तों आगे, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? RK सनगुट्टम के द्वारा। भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक कौन है? जेम्स विलियम, 1860। जानते हैं कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई। रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? वर्ष 1924 में। एक वर्ष समिति के सिफारिश पे रेल बजट को पुनः आम बजट में कब मिलाया गया? वर्ष 2017 में, विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर।
चलते हैं आगे दोस्तों। कहता है कि हीरा बिजली का कुचालक है, हीरा बिजली का कुचालक है जबकि ग्रेफाइटा बिजली का सुचालक है। ये सही है। बताते हैं ग्रेफाइटा की संरचना। ग्रेफाइटा की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि हीरे के सभी कार्बन पर परमाणु बंधन होते हैं। ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी बता दें कि हीरा की ग्रेफाइटा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण यह ग्रेफाइटा सुचालक होता है। जबकि हीरा में कोई कार्बन बंधी होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए हीरा बिजली का कुचालक होता है। तो ए आर दोनों सही है। चलते हैं आगे। कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइटा दोनों कार्बन के शुद्ध रूप है, लेकिन उनकी परमाणुक व्यवस्था अलग है। हीरा प्राकृतिक में सबसे कठोर है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु में 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता है। ग्रेफाइटा यह परतों के रूप में होता है। इसमें कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है। चौथे इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से होता है। इसमें बिजली का प्रवाह होता है दोस्तों। चलते हैं आगे। पेंसिल की लीड किसके बनी होती है? ग्रेफाइटा से। कांच काटने के लिए प्रयुक्त किसको किया जाता है? काला हीरा को। बकमिस्टर फ्लोरीन किसका उपयोग होता है? कार्बन 60 को। सूक्ष्म स्नेहक किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइटा के रूप में। हीरे की चमकने के कारण क्या है? पुनः आंतरिक परिवर्तन है। कह रहा है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? फलों को पकाने वाला एथिलीन है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करने वाला जेब्रेलिन है, पत्ती को झरना एब्सिसिक एसिड है, पौधे में विभाजन कोशिका में विभाजन होता है उसको साइटोकाइनिन कहते हैं, न कि इंसुलिन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। कहता है एथिलीन एकमात्र ऐसा पादक हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है। एब्सिसिक एसिड तनाव हार्मोन भी कहते हैं। यह पौधे में वृद्धि को रोकता है और सूखे की स्थिति में रंध्र को बंद कर देता है। ऑक्सीजन हार्मोन यह पौधे के ऊपरी हिस्से में को बढ़ाने में मदद करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कहता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का, कैल्शियम कार्बाइड का। कौन सा पादप हार्मोन घायल कोशिका के ठीक करने में उपयोग होता है? ट्रोमेटिड एसिड। बोने पौधे को लंबे करने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? जेब्रेलिन। प्रकाशना अनुवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीजन। फूल को खिलाने वाला हार्मोन कौन है? फ्लोरोजेंस। चलते हैं आगे। कह रहा है दोस्तों मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। लाल रक्त कणिका में हेमोग्लोबिन के कारण नामक आयरन युक्त प्रोटीन होता है, जिसके कारण मनुष्य का रंग लाल होता है। इसलिए ए और आर दोनों सही है। हेमोग्लोबिन का कार्य होता है दोस्तों कि फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। हेमोग्लोबिन में हीमो और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीमो प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम मतलब लोहा होता है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है और ऑक्सीजन को लेकर जाता है दोस्तों। इसमें लोहा होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसकी कमी को एनीमिया कहते हैं। पूछा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। क्षारीय होता है। यूनिवर्सल रिसीवर किसको कहते हैं? तो ए बी पॉजिटिव को। रक्त को थक्के जमाने में कौन सी कोशिका मदद करते हैं? तो प्लेटलेट। सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों से लड़ना होता है दोस्तों। हेमोग्लोबिन का में कौन सी धातु होता है? तो लोहा होता है। दोस्तों मिलान करना है। थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है? थायरॉइड से। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। एड्रेनलिन कहाँ से? एड्रिनलिन से। वृद्धि हार्मोन पीयूष से। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। जानते हैं दोस्तों कि एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन करते हैं। यह डर या क्रोध के समय हृदय गति को बढ़ा देता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इससे अन्य ग्रंथि निकलता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो मस्तिष्क में होता है। लोरो उरो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन को कहा जाता है। घेंघा को किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है दोस्तों। कौन सा हार्मोन दूध स्रावन में मदद करता है? तो ऑक्सीटोसिन। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। शाम 7:30 बजे डेली प्रैक्टिस सेट किया जाता है दोस्तों। तो आप लोग रोज़ शाम 7:30 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे साइंस स्टडी कोचिंग सर्च करें और उसमें जुड़ जाइए। आप लोग को टेलीग्राम मिल जाता है। हम जानते हैं दोस्तों मेरा चैनल छोटा है, फिर भी कंटेंट में कोई
बराबरी नहीं कर सकता है। हर चीज़ आप लोग के बीच में परोसा जा रहा है दोस्तों, आप लोग इसका फ़ायदा लीजिए। दोस्तों बता दें कि छोटा चैनल होने से नहीं होता है, कंटेंट कैसा दे रहा है इससे मतलब होता है। आप लोगों का मन में होगा कि कंटेंट, छोटा चैनल है, नया नया खोला है इसलिए ऐसा है, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। छोटा चैनल ही धीरे धीरे बड़ा बनता है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ही बनेगा बड़ा। चलते हैं आगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन के प्रावधान करता है? बताइए कौन सा करता है? तो अनुच्छेद 280 करता है दोस्तों। कौन करता है? अनुच्छेद 280 करता है। 243 में तो पंचायत है, 243 में पंचायत है, 324 में चुनाव है, और इसमें क्या है बता दीजिए आप लोग? 315 में वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य काम होता है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होता है। यानी कि वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। 324 क्या है? चुनाव आयोग से संबंधित है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? केवल सलाहकारी बोर्ड। चलते हैं आगे। अगला है UPSC का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 315 में है। वित्त आयोग, भारत का पहला वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में KC योगी इसके अध्यक्ष थे। पंचायती राज आयोग, वित्त आयोग 243 के आई में है। चलते हैं आगे। कह रहा है दोस्तों कि ताजे दूध की तुलना में खट्टे दही में अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलकर उस विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा देता है। ये दोनों सही व्याख्या कर रहा है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं आगे। किण्वन, दूध से दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें बैक्टीरिया दूध के प्रोटीन कैसिन को जमा देता है। प्रोबायोटिन, दही एक बेहतरीन प्रोबायोटिन है जो पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन B12 दही को जमने की प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया 12 की मात्रा को बढ़ा देता है जो शरीर में बहुत जरूरी है। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल। दूध से दही बनने वाला लैक्टोबैसिलस। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया है? लुईस पाश्चर ने। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? बुक का नाम है और उसके लेखक। राजा राम मोहन संवाद मुकोदनी लिखे थे, सही बात है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, सही है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, सही है। महात्मा गांधी कॉमनवेल्थ, नहीं। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। यंग इंडिया लिखे हैं कौन? महात्मा गांधी। चलते हैं आगे। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन और नवजीवन लिखे हैं और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। संवाद मुकोदनी राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाली भाषा में शुरू की गई सती प्रथा का आवाज़ संवाद मुकोदनी से उठाए गए थे। तिलक के द्वारा मराठी भाषा में शुरू किया गया समाचार पत्र है। मराठा अंग्रेजी भाषा में था। सोम प्रकाश प्रसिद्ध राष्ट्रवादी अखबार था जिसमें नील दर्पण के माध्यम से किसानों की समस्याओं का उठाया गया था। चलते हैं आगे। कह रहा है कि बहिष्कृत पत्रिका किसका है? तो BR अम्बेडकर का। वर्नाकुलर एक्ट 1978 द्वारा लागू किया गया था लिटन के द्वारा। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, जेम्स हैक्की का। केसरी किस भाषा में है? मराठी। गदर किस पत्रिका किस भाषा में है? उर्दू भाषा में है। चलते हैं आगे। अब 4-5 को क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, बने रहिएगा आप लोग। कह रहा है कि ऊनी कपड़ा हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं, सही बात है। ऊन उष्मा का कुचालक है और इसके रेशों के बीच फंसी हवा उष्मा के प्रवाह को रोक देती है, दोनों सही है। और इसी कारण हमको ठंडा नहीं लगता है और हमारे शरीर से गर्म को निकलने नहीं देता है। इसका कारण और एयर सही व्याख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलते हैं आगे। पूछा गया है कि बादलों वाली रात साफ रातों की तुलना में गर्म क्यों होता है? बादल
पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को वापस परिवर्तित कर देती है। निर्वात में ऊर्जा का स्थानांतरण किस विधि में होता है? विकिरण विधि द्वारा होता है। पूछता है दोस्तों, सफ़ेद कपड़े रंगीन कपड़े की तुलना में ठंडक क्यों होते हुए प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं? थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और कांच में नहीं भीगता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर क्यों लगाया जाता है? संवहनी धारा द्वारा पूरे भाग को ठंडा करने के लिए। दोस्तों, अनुसूची को मिलाना है। चौथी अनुसूची में क्या है बताइए आप लोग? तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन, तो 1 के बी हो जाएगा, 1 के बी हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा, 2 के ए हो जाएगा, 2 के ए हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो भूमि सुधार, डी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल, क्या हो जाएगा? तो इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं आगे, जानते हैं 8वीं अनुसूची में कुल 22 अधिकारी भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 था। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के समान शक्ति का विभाजन है। चलते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितनी अनुसूची है? 12। मूल संविधान में 8 थी। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में, नगरपालिका 12वीं अनुसूची में है। संघ राज्य और संघ सूची एवं वर्तमान संघ सूची में वर्तमान कितने हैं विषय है? 100 विषय है। कौन सा भाषा? मराठी 8वीं अनुसूची में नहीं है। अंग्रेजी और राजस्थानी विकल्प में अक्सर यही पूछे जाते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे, 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के आरा क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 में। इनकी मृत्यु के बाद 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इनके भाई अमर सिंह। कहाँ से? जगदीशपुर से। चलते हैं आगे, जानते हैं जगदीशपुर में 80 वर्ष के जमींदार ने दानापुर के सैनिकों के साथ मिलकर आरा पर अधिकार कर लिया था। अंतिम युद्ध कैप्टन लीड की सेना को हराने के कुछ दिन बाद युद्ध में घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 का मृत्यु हो गया। अमर सिंह कुंवर सिंह के बाद अमर सिंह ने छापामार युद्ध के माध्यम से संघर्ष किया। चलते हैं आगे, कुंवर सिंह 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किए थे। जगदीशपुर किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति की? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? बी.डी. सावरकर। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बिहार में 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ है? देवघर के रोहनी गांव से, अब झारखंड में है। आप लोग 1857 की क्रांति के वीडियो जाकर देख सकते हैं। 100 प्रश्न करवाया गया है, यानी 1000 प्रश्न कराया गया है उसमें दोस्तों। आप जाकर देख सकते हैं। 1000 प्रश्न कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन 1857 की क्रांति से छूटने वाला नहीं है आप लोगों से। जानते हैं कि 1857 की क्रांति से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न रहता है। कांग्रेस से 2 से 3 प्रश्न रहता है हर एग्जाम में। तो दोस्तों 2 वीडियो आप लोगों को हम बनाकर दे चुके हैं अभी तक, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1857, और बायोलॉजी में कोशिका और ऊतक। ये दोनों चैप्टर तो बहुत महत्वपूर्ण है बायोलॉजी में। मनुष्य में फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान एल्वेलाइज में होता है। एल्वेलाई गुब्बारे जैसी संरचना होता है जो गैसों के विकिरण की सतह को बढ़ा देता है। दोनों सही है दोस्तों। चलते हैं आगे, दोस्तों कह रहा है कि फेफड़े में क्रियात्मक इकाई क्या होता है? एल्वेलाई कूपिका। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? उपाचीय प्रक्रिया या ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। मनुष्य में श्वसन की दर कितना मिनट प्रति दर होता है? 12 से 16 बार। एम्फीसीमा बीमारी कौन सा अंग प्रभावित करता है? फेफड़ा में। रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। चलते हैं आगे, दोस्तों आज की अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सम्मिलित नहीं है? बैरोमीटर वायुमंडल दाब, एडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता, सेस्मोग्राफी वायु की आर्द्रता नहीं है, ये तो हाइड्रोमीटर होता है। सेस्मोग्राफी भूकंप की तीव्रता मापता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आज का अंतिम क्वेश्चन था। डिस्कशन देख लेते हैं दोस्तों। कहता है कि सिस्मोग्राफी भूकंप तरंगों की तीव्र मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर
वायु में आर्द्रता को मापने किया जाता है आइडियोमीटर, कान में सुनने के लिए किया जाता है एक्टोमीटर, दूध के सापेक्ष मापने में किया जाता है। चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि भूकंप को तीव्रता मापने में किस स्केल का उपयोग किया जाता है, रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। दूध का घनत्व मापने में लेक्टोमीटर का, हवा की गति मापने में एमिनोमीटर को, समुद्र को गहराई मापने में फेदोमीटर को, सोनार का किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रतिध्वनि एवं प्राग तरंगे पर। दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन किए हैं डेली टेस्ट सीरीज का, प्रथम सेट और 50 क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग शाम 7 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। डेली शाम 7:30 बजे हमसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज चलेगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है, विस्तृत चर्चा के साथ है। दोस्तों आप बिहार के किसी भी जीएस आधारित एग्ज़ाम दे रहे हैं या भारत के किसी भी जीएस आधारित एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो फिर 7:30 बजे टेस्ट सीरीज 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।